सभी साथियों को नवोदय और जय भीम मित्रों। आज हम भारत के उस मसीहा के बारे में बात करने का प्रयास करेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के अंदर फैली हुई जातिवाद अस्पृश्यता को दूर करने के लिए लगा दिया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, भारत के किसान और दलित मजदूरों को शिक्षित करने के लिए लगा दिया। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने पति पत्नी सहित दोनों ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीय समाज के अंदर सामाजिक परिवर्तन के लिए न्योछावर कर दिया। ऐसे महान शख्स को आज हम श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हैं। जैसा कि आपको शायद याद हो कि आज महात्मा ज्योतिबाराव फूले की पुण्यतिथि है। 11 अप्रैल 1827 को उनका जन्म होता है और पुणे के अंदर 28 नवंबर 1890 को उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आज सबसे पहले हम उन्हें सत सत नमन करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं, और इस श्रद्धांजलि मैं अपने विचारों के द्वारा देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि समाज को उनकी सच्चाई, उनके कार्यों को बताना हमारा कर्तव्य है। यदि हम नहीं बताएंगे तो कौन उन्हें बताएगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को उसका इतिहास बताना बहुत ज़रूरी है। और ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने इतिहास को नहीं जानता है वो इतिहास नहीं बना सकता है। तो जिन लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, कुर्बानियाँ दी, उन्हें याद करें, और याद ही ना करें बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी उससे अवगत कराएं। तो आप देख रहे हैं इस्माइल बुद्धा यूट्यूब चैनल। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि विचार अच्छे लगे तो आप अपने मित्रों को भी ये वीडियो जो है, संदेश हमारा आगे पहुंचा सकते हैं। तो आते हैं सबसे पहले अपने मुद्दे पर। और ज्योतिबाराव फूले को हम क्यों याद करें, क्यों उन्हें सत सत नमन करें, ये सच्चाई लोगों के बीच में जानी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। भारत के अंदर एकमात्र ऐसे नेता रहे, यूँ कहें कि सामाजिक कार्यकर्ता रहे, कि उन्हें भी, क्योंकि अच्छे परिवार से थे, माली परिवार से थे, तो उस ज़माने भी माली समाज को एक उच्च श्रेणी के अंदर रखा जाता था। लेकिन जब वो बड़े हुए और अपने मित्र के विवाह के अंदर, बारात के अंदर एक बार जाते हैं, तो वहाँ को ब्राह्मण उनका साथी होता है। उसकी विवाह के अंदर वो जब जाते हैं और ब्राह्मण समाज के लोगों को जब ये पता चलता है कि हमारी बारात के अंदर कोई माली समाज का व्यक्ति चला आया है, शामिल हो गया है, तो हम सब अपवित्र हो गए हैं, और उस दूल्हे पर और उसके परिवार पर दबाव डालते हैं कि वो अपने मित्र को यहाँ से वापस भगा दे, अन्यथा वो बारात को छोड़ के चले जाएंगे। तो ये घटना उनके जीवन में सबसे पहले जब आती है, तो सबसे पहले उन्हें इस बात का एहसास होता है कि देश के अंदर जातिवाद कितना मजबूती से जमा हुआ है। मेरे जैसे पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति के साथ, और खास दूल्हा जो उनका अच्छा मित्र था, उस स्थिति में भी उसे उस विवाह को, बारात को छोड़ के जाना पड़ा। और जब वो लौट रहे होते हैं तो एक बुजुर्ग व्यक्ति उन्हें चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी असली औकात क्या है, तुम्हें समाज किस तरह से प्रताड़ित करता है और किस तरह से आपका व्यवहार इस समाज के अंदर जाति के आधार पर तय किया जाता है, सम्मान जाति के आधार पर तय किया जाता है, आपकी योग्यता का कोई महत्व यहाँ नहीं है। ये बात ज्योतिबाराव फूले को अंदर तक हिला देती है, और वो अपनी धर्म पत्नी को जाके ये बताते हैं। तो दोनों ये तय करते हैं कि अब उन्हें इस समाज के अंदर इस रूढ़िवादिता को यदि खत्म करना है तो लोगों को शिक्षित करना होगा। उसी समाज में जिसमें वो जन्म लिया उन्होंने, उसी का विरोध में वो खड़े हो गए, उसी समाज की जातिवाद के खिलाफ वो खड़े हो गए। उन्होंने प्रण लिया कि मैं जातिवाद के बंधनों को पूर्णतः समाप्त कर दूंगा, तब तक शांत नहीं बैठूंगा।
और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो सहयोग दिया उन्होंने अपनी धर्मपत्नी जो सावित्रीबाई फूले थी उन्होंने दिया। इसलिए ज्योतिबा फूले अपना सबसे बड़ा जो गुरु मानते हैं वो अपनी पत्नी को मानते हैं। क्योंकि इस कार्य के अंदर जो सहयोग सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ और प्रेरणा जो मिली वो सावित्रीबाई फूले के द्वारा ज्योतिबा फूले को मिली। तो जिसने अपनी पत्नी को ही गुरु मान लिया हो उसे कोई दुनिया में नहीं हरा सकता। ये सत्य है। उनका नारा था जय ज्योति जय क्रांति, कि शिक्षा की ज्योति यदि जला दी गई आपने तो आपका जो क्रांति सफल हो जाएगी। ज्योतिबा फूले का सबसे प्रमुख जो नारा था वो ये था कि शिक्षा बिन मति गई, शिक्षा बिन मति गई, मति बिन गति गई, और गति बिन नीति गई, नीति बिन वित्त गया, और वित्त बिन चरमराए शूद्र, एक अविद्या ने किए कितने अनर्थ। तो इस पंक्ति के द्वारा समझाने का प्रयास ये है कि यदि व्यक्ति की शिक्षा को छीन लिया गया तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो उसकी गति, उसका विकास की जो यात्रा है, आगे बढ़ने का जो कदम है वो हट जाता है, समाप्त हो जाता है। और बिना गति के वो किसी भी नीति तक नहीं पहुंच सकता है, और नीति जब चली जाती है तो उसका वित्त अर्थात उसका धन संपदा, उसकी प्रॉपर्टी भी चली जाती है। और वित्त के बिना कोई भी व्यक्ति ठीक से जीवन नहीं जी सकता है, वो एक शूद्र, एक पशु के समान होकर रह जाता है। तो उन्होंने कहा कि एक अविद्या अर्थात अशिक्षा ने समाज का इतना बेड़ा गर्क किया है जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। तो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो बल दिया वो शिक्षा पे दिया, और खास करके महिला शिक्षा पे दिया। तो आज हम उनके योगदान के बारे में पढ़ेंगे कि उनके प्रमुख कार्य कौन से थे। उनकी प्रमुख पुस्तक में यदि हम देखें तो उनकी पुस्तक थी गुलामगिरी। बहुत ही छोटी पुस्तक है, इसे एक बार पढ़ें और आपको ये दो लोगों की वार्ता है आपस में, और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जातिवाद की उस समय क्या स्थिति रही होगी। तो आज हम उनके प्रमुख कार्यों पर चर्चा करेंगे। पहला कार्य था उन्होंने कि भारत के अंदर लड़कियों को पढ़ने के लिए अलग से कोई विद्यालय नहीं था, और यहाँ तक कि हिंदू धर्म के अंदर ही लड़कियों को विद्यालय पहुंचाना या विद्यालय भेजना एक धर्म के खिलाफ माना जाता था। छोटी कक्षा में बच्चों को भी पढ़ाया जाता है कि कितने प्रकार के धार्मिक आधार पर प्रतिबंध लगाए गए थे महिला शिक्षा पर। उन सब को बाइकाट करते हुए, दरकिनार करते हुए ज्योतिबा फूले ने अपनी धर्म पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर 1848 में पुणे में पहला कन्या विद्यालय बनाया, जिसका उसी के समाज के लोगों ने, बड़े उच्च वर्ग के लोगों ने बहिष्कार किया, और उसके पिता को इतना मजबूर कर दिया कि वो अपने बेटे और बहू को या तो घर से निकाल दे या उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने हार नहीं मानी और अपना घर परिवार छोड़ने को तैयार हो गए, और पुणे में उस स्कूल को चलाया, और इस अच्छे नेक कार्य में अंग्रेज सरकार ने उनका साथ दिया, उन्हें अनुदान दिया, और धीरे धीरे चलकर इस विद्यालय की संख्याएं, जो ब्रांचें हैं, वो 40 के आसपास पहुंच गई, और 40 विद्यालय उन्होंने पुणे शहर के अंदर खोल के रख दिए। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी उनकी। पहली, सबसे पहले महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया। दूसरा उनकी उपलब्धि थी सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में उन्होंने की, और उन्होंने इसका उद्देश्य यही था कि इसमें सभी जाति धर्म के लोग शामिल हो सकते हैं बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि बाबा साहब भी ज्योतिबा फूले को अपना गुरु मानते थे, और ज्योतिबा फूले जो शिष्य थे वो थे बुद्ध के, और बुद्ध ने कहा था मनुष्य मनुष्य समान है, जाति लोगों ने अपने स्वार्थ के आधार बनाई है। इस बात को चरितार्थ करने के लिए उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, और जिसमें सभी धर्मों के लोगों को समाहित करने का प्रयास किया। इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की। उन्होंने दलितों और किसानों के लिए रात्रि शिक्षा के लिए 1855 में पुणे में पहला रात्रि विद्यालय खोला, जहाँ पर वो जानते थे कि दलितों की, किसानों की स्थिति खराब है, यदि वो दिन में पढ़ने जाएंगे तो उनका रोजगार का क्या होगा, उनके घर परिवार कैसे चलेगा। तो उनको शिक्षा देने के लिए उन्होंने रात्रि सायंकालीन विद्यालय खोलने की परंपरा उस जमाने में शुरू कर दी 1855 में, और तब से सरकारों ने लंबे समय तक रात्रि विद्यालय गाँव के अंदर खोले, जिसे प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी कहा जाता था, और ये चलते आए। उनके सबसे बड़ा जो योगदान था वो बाल विवाह विरोध।
उस ज़माने में ख़ास करके हिंदू धर्म के अंदर बालिकाओं का जो विधवा हो जाया करती थी किसी भी कारण से, उसको पूरा जीवन विधवा के रूप में ही गुज़ारना मजबूरी हो जाता था, वो दूसरा विवाह नहीं कर पाती थी। तो ऐसी परंपराओं को सबसे पहले उन्होंने विरोध किया और पहला हिंदुस्तान का पुनर्विवाह करवाया। विधवा पुनर्विवाह करवाने वाले पहले व्यक्ति थे ज्योतिबा फुले और उस समाज को, उन पुरोहितों को जो जिन्होंने इस विवाह को कराने से बिल्कुल मना कर दिया था कि धर्म के खिलाफ हैं और एक विधवा का विवाह नहीं किया जा सकता। लेकिन उसी उन्हीं की आन पर ज्योतिबा फुले ने स्वयं अपने विधि विधान से, क्योंकि बुद्ध के उपासक थे, तो बुद्ध के नियमों के अनुरूप उन्होंने उस विवाह को संपन्न कराया। ये एक बहुत अलग से कहानी है, कभी इसे दूसरे चैप्टर में लेने का प्रयास करेंगे। अगली उपलब्धि थी सामाजिक न्याय की वकालत। वो कहा करते थे कि व्यक्ति को सामाजिक न्याय अर्थात सामाजिक समरसता होनी चाहिए, सभी व्यक्ति को सभी कार्य करने की आज़ादी होनी चाहिए, जाति के आधार पर उसके काम का निर्धारण नहीं होना चाहिए, उसकी योग्यता के अनुरूप उसे, जो उसकी योग्यता है उसके अनुरूप उसे कार्य करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। यदि कोई दलित है, यदि पढ़ा लिखा है और वकालत करता है तो उसे वकालत का काम करने का अधिकार होना चाहिए, उसे व्यापार करने का भी अधिकार होना चाहिए, उसे किसानी का अधिकार होना चाहिए, उसे शासन में सत्ता में रहने का भी अधिकार होना चाहिए। तो ये बात उन्होंने सबसे पहले रखी। अस्पृश्यता विरोधी, उन्होंने जो छुआछूत जो उस समय बहुत बड़ी गति पे थी, बहुत ही उच्च स्तर पर पाई जाती थी कि व्यक्ति सामान्य लोगों का मार्ग अलग हुआ करता था और अस्पृश्य जो लोग हुआ करते थे उनका मार्ग अलग हुआ करता, उन्हें मुख्य मार्ग पर सड़क से गुजरने का भी अधिकार नहीं था। तो उनको उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, सड़क सार्वजनिक जो चीज़ें हैं, चाहे सार्वजनिक तालाब हैं, सार्वजनिक कुएँ हैं, सार्वजनिक सड़क हैं, सार्वजनिक कोई पंचायत भवन है या सुविधाएँ हैं, तो उनका सभी लोगों को समान रूप से उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि प्रकृति ने जो चीज़ बनाई है वो सबके लिए समान बनाई है, किसी भी जाति विशेष का उस पर कोई एकाधिकार नहीं होता है, यदि होता है तो उसका हमें विरोध करना चाहिए। तो बाबा साहब की तरह ही ज्योतिबा फूले ने भी अस्पृश्यता का घोर विरोध किया। उनके गुरुओं में यदि हम देखें तो सावित्रीबाई फूले जो हमने पहले बता दी हैं, उनकी पत्नी ही सबसे बड़ी उनकी गुरु वो मानते हैं स्वयं। दूसरे थे संत ज्ञानेश्वर और रॉबर्ट ब्राइट, स्टीफन सिम्पसन। ये दोनों व्यक्ति क्रिश्चियन समुदाय से थे, ईसाई थे और ये मिशनरी चलाया करते थे। तो यूँ कहा जाता है कि ईसाई धर्म के अंदर भी किसी प्रकार का जातिवाद नहीं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, सभी लोग सामूहिक रूप से एक ही चर्च में आकर के प्रार्थना करते हैं। एक ही चर्च में उनके विवाह हुआ करते हैं, उनके कोई अलग-अलग कोई धार्मिक स्थल नहीं हुआ करते, तो उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे और उन्होंने विदेशी साहित्य पढ़ा। तो सबसे जो श्रेय अपने परिवर्तन का देते हैं वो अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले, संत ज्ञानेश्वर, रॉबर्ट ब्राइट, स्टीफन सिम्पसन को वो अपनी सबसे बड़े गुरु मानते हैं और ये मानते हैं कि इनकी वजह से ही मैं ये परिवर्तन कर पाया। तो मित्रों, आज हमने, समय कम है, वीडियो लंबा हो जाता है, लोग इसे नहीं देख पाते हैं, इसलिए अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दूंगा और आप सबको ये सलाह, ये निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अपने परिवार के अन्य लोगों तक पहुंचाएं और आने वाली पीढ़ी, नए बच्चों को इस बात से रूबरू कराएं कि किन महापुरुषों की बदौलत आज देश के अंदर इक्वलिटी है, समानता है और हम सब लोग सम्मान का जीवन जी पा रहे हैं। तो उसके लिए हमें इन महापुरुषों का ऋणी होना चाहिए और खास करके बालिकाओं को, महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई सम्मान दिलाया है तो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने दिलाया है। तो ये उनके सबसे बड़े जो गुरु माने जा सकते हैं महिला शिक्षा के। तो आइए एक बार हम फिर से सत सत नमन करते हैं और विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। सब भवतु मंगलं, सब भवतु मंगलं, भवतु सब मंगलम्।